वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट का टूल इस्तेमाल करते हुए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है उसका नाम है हाइपर-वी। हाइपर-वी को हम विंडोज सर्च मेन्यू में से सर्च कर लेते हैं। लिखेंगे हाइपर-वी मैनेजर हमारे पास अवेलेबल है। हाइपर-वी मैनेजर बेसिकली एक हाइपरवाइजर है, एक टूल है जो हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने के लिए सपोर्ट करता है। इसमें हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे कि हमारे पास एक रियल टाइम में सिस्टम वर्किंग में हो, एज इट इज हम उसकी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ विंडोज़ का टूल है तो सिर्फ विंडोज़ की मशीन्स बना सकते हैं वर्चुअल मशीन। आप लिनक्स की वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं, अदर ओएस जो हैं उनकी भी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, विंडोज सर्वर की बना सकते हैं, विंडो 8, 7, XP और 10 और 11 इनकी भी वर्चुअल मशीन आप बना सकते हैं। लेकिन इसके वर्चुअल मशीन बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनका खास ख्याल रखना है। तो आज हम सबसे पहले इसमें वर्चुअल सर्वर एक बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम नेम के अगेंस्ट क्लिक कर लेना है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे सिस्टम का नेम शो करवा रहा होता है। हमारे पास जो भी लैपटॉप है जिसमें हमने हाइपर-वी इंस्टॉल किया होगा, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये राइट साइड पे जहाँ पे इस वक्त ये मेरा कर्सर आपको विजुअलाइज हो रहा है, यहाँ पे ये एक्शन हमें विजुअलाइज करवाएगा फर्स्ट हैंड के ऊपर कि हम यहाँ से कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल स्विच को मैनेज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं वर्चुअल स्विच। यहाँ से वर्चुअल स्विच और वर्चुअल मशीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें शो करवा रहा है। हमें एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। इसमें क्विक क्रिएट के साथ भी है कि कुछ कस्टम जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट हैं, हम वर्चुअल मशीन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक नई वर्चुअल मशीन बनाएं। हमें इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या करेंगे, हम न्यू पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन, देन हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज विजुअलाइज करवा रहा है कि बिफोर स्टार्ट अब आपने कुछ चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, कि अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेक कर लेना है। जो नई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसकी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन से आपने देख लेनी है। जी ठीक हो गया, इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है नेम की, कि आप अपनी वर्चुअल मशीन का कोई स्पेसिफिक नेम डिफाइन कर दें। और वो नेम हमारे पास जहाँ पे अब आपको कर्सर मेरा विजुअलाइज हो रहा है, यहाँ पे हमें जो नेम शो हो रहे हैं इस तरह से हमें वो नेम शो होगा जो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। हम यहाँ पे इसको नेम जो लिख देते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट स्पेस सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हम बनाने जा रहे हैं। सेन उसके बाद ऑप्शन है इसकी कि हमने इस अपनी वर्चुअल मशीन को कहाँ पे सेव करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लोकेशन है इसके सी ड्राइव के इनसाइड जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है विंडोज़ के, तो वहाँ पे इसका हाइपर-वी का एक फोल्डर जनरेट हुआ है जहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेट होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की उसमें कोई भी फाइल बनाई जाएगी तो वो वहाँ पे सेव होगी। इसी तरह हाइपर-वी की भी एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेट है कि इसकी हाइपर-वी का जो फोल्डर है विंडोज़ के इनसाइड फोल्डर्स के साथ इनसाइड वहाँ पे इसको फाइल को सेव करवाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसको कहीं और सेव करवाना चाह रहे हैं, तो हमने इस चेक बॉक्स को चेक करना है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया और साथ ही हमारे पास ये एरिया अनेबल हो जाएगा। हम ब्राउज करके अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी को डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन सेव करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे डी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में कहीं भी हमें नई वर्चुअल मशीन बनानी है तो हम वहाँ बना सकते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में बनानी है मुझे, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम अपनी नया कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, न्यू फोल्डर। अब यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं जी सर्वर मशीन, कि इसमें हमारे पास हमारी सर्वर मशीन पड़ी होगी। फोल्डर जनरेट किया, सेलेक्ट कर लिया फोल्डर को,
जी ये पास सेट हो गया हुआ जी। सी ड्राइव यूज़र नेम शो करवा रहा है, डॉक्यूमेंट के इनसाइड सर्वर मशीन के नाम से मेरे पास फोल्डर है जहाँ पे ये मेरी वर्चुअल मशीन अब सेव होगी। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो दो ऑप्शन आ रही हैं, जनरेशन 1 आ रही है, जनरेशन 2 आ रही है। जनरेशन 1 के अंदर 32 बिट और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है वर्चुअल हार्डवेयर। और जो जनरेशन 2 है इसमें वर्चुअलाइजेशन के लिए हार्डवेयर UEFI बेस्ड फर्मवेयर को सपोर्ट करता है और स्पेसिफिक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास ये है कि हमें रिसोर्सेज कभी इंक्रीज भी करने पड़ सकते हैं, डिक्रीज भी करने पड़ सकते हैं हमारी अपनी बेस मशीन की यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको जनरेशन 1 पे रहने देते हैं। नेक्स्ट किया। फर्स्ट पे हम हमें कह रहा है कि स्टार्टअप मेमोरी बता दें कि जब आप वर्चुअल मशीन को स्टार्टअप करें, ठीक है, जब हमने यूटिलाइज करना है तो उसको मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है, रैम कितनी एलोकेट करनी है। तो अब हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर का वो 64 बिट है। 64 बिट की जो रिक्वायरमेंट आती है वो 4 GB की आ जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन किया जी, 1024 मल्टीपल 4, ठीक है, 4096। अब हमने जो MB के अंदर रैम को एलोकेट करना है 4096 MB। और सेकंड इसका जो चेक है वो यूज डायनेमिक मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन, इसको जरूर चेक रहने देना है। अब इसका चेक रखने का बेनिफिट जो हमें ये है कि मे बी वर्चुअल मशीन को मेमोरी जो है वो मज़ीद और रिक्वायर्ड है 4 GB से, तो ये हमारी बेस मशीन से इसको कैप्चर कर सकता है, ले सकता है और अपना OS वगैरह को लोड करवा सकता है, उसको रनिंग कंडीशन में सेट कर सकता है। और अगर इसको हमने 4 GB रैम एलोकेट की हुई है तो इसकी यूटिलाइजेशन कम है, तो रिमेनिंग जितने रिसोर्सेज इसके पास फ्री होंगे वो हमारी बेस मशीन को रोल बैक कर देगा, वो उनको फ्री कर देगा। इसलिए हमने इसको डायनेमिक मेमोरी को चेक रहने देना है। इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन को जो इंटरनेट की एक्सेस है वो किस तरह से मिलेगी। अगर हम इसे नॉट कनेक्टेड को सेलेक्ट कर, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड आ रहा है इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस किसी किस्म की नहीं आएगी, हमारा नेटवर्क अडाप्टर एक्टिव मोड के अंदर नहीं होगा, ये खास ख्याल रखिएगा। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इसमें एक डिफ़ॉल्ट स्विच अवेलेबल है, यानी कि हाइपर-वी का अपना एक स्विच अवेलेबल है जिसके थ्रू हमारी वर्चुअल मशीन को इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी। और ये इंटरनेट की एक्सेस किस तरह आएगी, लेट्स सपोज जैसे कि अभी मेरा सिस्टम में नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये यहाँ से इंटरनेट एक्सेस आएगा हमारे इस डिफ़ॉल्ट स्विच के पास और इस स्विच से इनसाइड मेरी वर्चुअल मशीन को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा और इसका कोई अपना ही नेटवर्क IP एड्रेस होगा, DNS होगा, DHCP होगा। इसकी इंटरनली जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट होगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इस तरह से हमें हमारी वर्चुअल मशीन के इनसाइड नेटवर्क एक्सेस हमें मिलेगी। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट स्विच को नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा जी वो बता रहा है जी क्या आप हमें बताएं जी वर्चुअल हार्ड डिस्क कितनी यूटिलाइज करनी है हमें। अब हमें हार्ड डिस्क का अगर देखा जाए तो हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये मिनिमम 10, 11, 13, 14 GB स्पेस रिक्वायर्ड होगी इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी साइज यहाँ पे हम जो एलोकेट कर देते हैं, हम एक तरह देखा जाए तो मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेते हैं, हम 30 GB इसको स्पेस एलोकेट कर देते हैं। लेकिन ये 30 GB यूटिलाइज नहीं करेगा सेम टाइम के ऊपर। अब इसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये सिर्फ और सिर्फ उतनी रैम और इंटरनल स्टोरेज हार्ड डिस्क को यूटिलाइज करेगा, अदर बाकी रिमेनिंग जितनी स्पेस होगी वो एज इट इज़ हमारे बेस मशीन के पास होगी। हाँ, लेकिन ये है
कि हमारे सर्वर के ऊपर एक लिमिटेशन डिफाइंड है कि 30 GB तक यूटिलाइज करेगा, 30 GB से ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज नहीं करेगा। जी, हमने हार्ड डिस्क एलोकेट कर दिया, स्टोरेज कैपेसिटी को नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कह रहे हैं अच्छा जी मुझे अब बताएं जी कि मैंने इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में इंस्टॉल करना है बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड आ रहा है? नहीं जी, सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास कोई उसकी CD DVDs हैं या उसके iOS इमेज है, आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो। जी हमारे पास, हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं और iOS फाइल का हम कहते हैं, हमारे पास जी iOS फाइल अवेलेबल है। इसको iOS फाइल के लिए इसका पाथ सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास iOS फाइल पड़ी हुई है। मेरे पास D ड्राइव में iOS के नाम से फोल्डर है, इसके इनसाइड हमारे पास ये सर्वर की फाइल अवेलेबल है, सर्वर की iOS फाइल अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, iOS फाइल का पाथ दे दिया, उसने iOS फाइल का पाथ उसने पास फेच कर लिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से इसको हमने कर देना है जी नेक्स्ट, इसको यहाँ से किया नेक्स्ट। अब फाइनल समरी हमें विजुअलाइज करवा रहा है। अब जैसे इसको फिनिश किया, अब जी इसको वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेगा सबसे पहले। जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पे ये आ गया जी MS सर्वर। अब MS सर्वर इट्स मीन कि हमारे पास अब ये एक सिस्टम रेडी हो चुका हुआ है। अब सिस्टम रेडी हो चुका है और इसके साथ एक बूटेबल मीडिया अटैच्ड है, वो iOS फाइल सर्वर की, जो हमने इसको एलोकेट करवाई है, जहाँ से इसने सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद हम इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन शो करवा रहा है, ये लेट्स सपोज इसको हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि जैसे हम अपने सिस्टम का पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम लोड होता है, सेम एज इट इज स्टार्ट का बटन वही काम करेगा कि एक पुश अप है पावर स्टार्टअप के लिए। इसको क्लिक किया, अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अब iOS फाइल को फेच किया जाएगा, BIOS फेच करेगी और देन उसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं स्क्रीन को। जी iOS फाइल फेच हो चुकी हुई है, फाइल लोडिंग्स हो रही हैं। तो जैसे अब इसकी एक्सेस कर लेगा प्रॉपरली फाइल को, तो हमारे पास नेक्स्ट आगे कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। जी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ चुकी हुई है। अब हम यहाँ से अपने सर्वर मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन का है, लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे जी नेक्स्ट। अब उसके बाद है जी इंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है, हम न्यूली इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चंद सेकंड का डिले लेगा जी। तो अब सबसे पहले हमने इसका लाइसेंस को एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है जी अच्छा जी हमने जो हार्ड डिस्क इसको एलोकेट की थी, क्या उसके अंदर जो विंडोज़ अपडेट फाइल्स हैं उसको एज इट इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है उसी के मुताबिक रहने देना है, उसी में इंस्टॉल करने दे, या हम उस ड्राइव को कस्टमली खुद से सेट करना चाह रहे हैं। हम सेकंड ऑप्शन कस्टम को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो ड्राइव शो हो रही है, अब फ्री स्पेस भी हमारे पास 30 GB है, ठीक है, और अवेलेबल टोटल साइज भी हमारे पास 30 GB आ रहा है। इसको जी हमने न्यू हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं, अप्लाई, ओके जी, ओके हो गया हुआ है। एक सिस्टम रिजल्ट कुछ MB में हमारे पास जनरेट होगी हुई है। सेकंड पार्टीशन जो इसकी है, जो हमें नॉर्मली C ड्राइव शो होगी, विजुअलाइज होगी प्राइमरी, और हम प्राइमरी को सेलेक्ट करेंगे और प्राइमरी में ही विंडो इंस्टॉलेशन होती है, याद रखिएगा। प्राइमरी को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ की फाइल्स कॉपी होंगी। अब यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है जी। तो वर्चुअल मशीन्स हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अभी जैसे इसकी इंस्टॉल अपडेट्स करेगा, फिर इसको फिनिशिंग पे लेके आएगा,
और देन हमारे पास रीस्टार्ट की ऑप्शन अवेलेबल होगी। हम रीस्टार्ट करेंगे और फर्दर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट करेंगे। जी, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद फिनिशिंग और फिर उसके बाद रीस्टार्ट की ऑप्शन, हम खुद भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी ये रीस्टार्ट पे चला जाएगा हमारे पास सिस्टम। और ये अब हमारे पास सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अब आपने फर्दर कोई की प्रेस नहीं करनी है, खास ख्याल रखिएगा। हमने दोबारा से कोई इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है। जी, सिस्टम की सर्विसेज को स्टार्ट किया जा रहा है। अब सिस्टम की सर्विसेज सेट हो जाएंगी और इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें जैसे कि हमारे से कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करवाती है विंडो, जिसमें यूज़र नेम्स को कॉन्फ़िगर करवाना, यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करवाना, उसके बाद यूज़र का अगेंस्ट पासवर्ड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं। तो एक चीज़ को बताता जाऊँ आप लोगों को, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो यूज़र के अगेंस्ट यूज़र नेम की कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं अवेलेबल होंगी। विंडो सर्वर के अंदर एक ही यूज़र अवेलेबल होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर नेम ही हमें शो करवाएगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। और एक पासवर्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग सेट करना होगा, जिसमें आपने अल्फ़ाबेट्स को भी इस्तेमाल करना है, नंबर्स को भी इस्तेमाल करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इस्तेमाल करना है। और इसकी एक मिनिमम लेंथ है जो कि 8 कैरेक्टर की होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने सेट करना है। जैसे कि अभी भी हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अब आपने कहीं भी साइन इन साइन अप वगैरह कर रहे हैं तो अपना पासवर्ड वगैरह जो आपने सेट करना होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होता है, ताकि कोई भी उसको इजीली फेच ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, हैक ना कर सके। तो विंडो सर्वर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉलिसी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की अनेबल होती है, ताकि हम उसका एक स्पेसिफिक यूज़र का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकें। जी, तो पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस अब हमारे पास है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो यूज़र नेम आ रहा है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल आ रहा है कि अब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़र का नेम नहीं चेंज कर सकते। जो यूज़र का नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। और हमारे पास जो सिर्फ सर्विस अवेलेबल है, जो हम चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वो है कि पासवर्ड वगैरह। अब इसका पासवर्ड हम कुछ सेट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेट्स सपोज हम इसका पासवर्ड सेट कर देते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ए अपर केस में, बी सी डी @ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कंफर्म करते हैं, ए बी सी डी @ 1 2 3 4 5 और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जी, हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है और रेडी है इस वक्त। अब हमारे पास जो यूज़र शो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर शो हो रहा है, और इसका जो पासवर्ड हमने सेट किया हुआ था, अब हम इसका वो पासवर्ड इंसर्ट करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ए अपर केस में रखा हुआ था, ए बी सी डी @ 1 2 3 4 5 और एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। जी, तो जैसे ही लॉगिन स्क्रीन के बाद हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मेन सर्वर का एक डैशबोर्ड में विजुअलाइज होगा, जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सर्वर इंस्टॉल्ड है, कौन कौन सी इसके फीचर इंस्टॉल्ड हैं। जी, तो इस तरह से हम अपनी डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क का हमसे कंफर्म कर रहा है कि नेटवर्क एक्सेस अवेलेबल है लैन कार्ड के इसके ऊपर। जो हमने डिफ़ॉल्ट स्विच के थ्रू उसको बताया था कि नेटवर्क को एक्सेस करना है, जी इसको एक्सेस कर ले, इसको हम यस कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास इंटरनेट एक्सेस भी अवेलेबल हो जाएगी हमारे सर्वर मशीन के ऊपर। और हमारे बैकएंड के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास सर्वर मैनेजर भी लोड हो चुका हुआ है, जो कि हमें सर्वर मैनेजर ये विजुअलाइज करवा रहा है कि हमारे पास इस वक्त कौन कौन सा फीचर या कौन कौन सा सर्वर अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट फीचर्स वगैरह को हम इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और अगर सिस्टम प्रॉपर्टीज अगर देखना चाह रहे हैं
तो लोकल सर्वर के ऊपर क्लिक करके हम अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज वगैरह को भी देख सकते हैं।